गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सजीव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दरमियान आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, आज का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम नए नए विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ मनोरंजन तो होता ही है। ढेरों जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और आज करेंगे भी। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि क्या है हमारे फ़ोन नंबर्स, ताकि आप जल्दी से नोट डाउन कर लें और हमें फ़ोन कर सकें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 1800233040 और हमारा टोल फ्री नंबर है 0755266049। इन नंबर्स पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारा आज का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है आज की तिथि, आज का दिन किस मायने में खास है। तो देखते हैं सबसे पहले आज की तिथि। आज की जो तिथि है वो है विक्रम संवत 2079 के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11, तदनुसार 6 सितंबर 2022। दिन है मंगलवार। मंगलवार का आज दिन है और मंगल गीतों से ही हम कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज डोल 11 भी है। और मैंने आप सभी को बता दिया है कि 11 का दिन है, डोल 11 है आज। और आज के दिन जो घर में छोटे गणेश जी बिठाए जाते हैं, जो हमारे घरों में विराजित होते हैं, आज उनका विसर्जन किया जाता है। तो भाई ये तो बात हो गई आज के दिन के बारे में कि आज का दिन क्या महत्व रखता है। डोल 11 का दिन है तो गणेश वंदना भी हम आपको अवश्य ही सुनाएंगे, लेकिन आज का विचार भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी ने देखा कि कल शिक्षक दिवस मनाया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के दिन को हम मनाते हैं, उन्हीं को लेकर आज का विचार भी है, शिक्षा से संबंधित है। देखते हैं कि क्या है आज का विचार। आज का विचार है, शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। ये कहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को रटने का प्रयत्न करते हैं और यदि हम उसका एक शब्द भी भूल जाए तो आगे पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन यदि हमने उस चीज़ को समझा है, उसका सही तरीके से अध्ययन किया है, तो वो चीज़ हमें पूरी ज़िंदगी याद रहती है और उस चीज़ का, उस शिक्षा का क्या महत्व है, क्या मायने हैं, वो हमें याद रहते हैं। इसीलिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है और सही तरीके से ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं कि आज का दिन इतिहास के रूप से किस तरह खास है। आज के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले हम आपको बता दें 1552 में समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया स्पेन लौट गया था। 1838 की जब हम बात करते हैं तो पंजाब के महाराज रणजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र दिलीप सिंह का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1889 की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1968 में अफ्रीकी देश स्विट्जरलैंड को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। 2000 की जब हम बात कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहस्लब्धि शिखर सम्मेलन का आज ही के दिन शुभारंभ किया गया था। 2003 की जब हम बात करते हैं तो 2003 भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास का आज ही के दिन इस्तीफा मिला था। 2006 में मैक्सिको के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के राष्ट्रपति मनोनीत किए गए थे आज ही के दिन। और 2008 की जब हम बात करते हैं तो डी सुब्रमण्य राव की भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यभार आज ही के दिन उन्होंने संभाला था। और 2012 की जब हम बात करें 2012 में तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने थे। तो ये बातें हुई आज के दिन इतिहास की। आज का दिन इतिहास में भी बेहद महत्वपूर्ण है और हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जो कि अगस्त 2023 तक चलने वाला है। और यही हम जानते हैं, समझते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम उन सभी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है हमारा आज का विषय, क्योंकि हमारा आज का विषय भी बेहद महत्वपूर्ण है। उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय दूरसंचार के क्षेत्र में बीएसएनएल की भूमिका और योगदान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे पवन कुमार जैन जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे साथ स्वाति मिश्रा जी भी मौजूद हैं। आप बेहद अच्छी गायिका हैं, बहुत ही सुंदर आवाज़, मीठी आवाज़ की धनी है। स्वागत है स्वाति जी आपका कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि गणेश जी का दिन है, डोल 11 है आज के दिन, तो क्यों ना गणेश वंदना से ही कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले सुनते हैं एक गणेश वंदना। गणेश जी का एक स्तोत्र, श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र सुना है। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकं मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जनम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं लताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं गजाननो गजाननो गजाननं गजाननो। भीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं नमाश्रये परात्परं निरन्तरं गजाननं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं गजाननं गजाननं गजाननं। अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं प्रपञ्चनादिभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवाहनं गजाननौ गजाननौ गजाननं गजाननौ। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं गजाननं गजाननं
क्या बात है। तो गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और कहते हैं कि हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश का नाम लेकर करनी चाहिए। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं के नाम से हुई है। संस्कृत अनेकों अनेक भाषा की जननी और उसी भाषा में हमने गणेश वंदना भी सुनी। आइए अब चलते हैं और बात करते हैं हमारे आज के विषय पर। और पवन जी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, क्योंकि आज BSNL की जितनी भी सेवाएं हैं और किस तरह से वो योगदान निभा रहा है उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है सर से कि सर मूलभूत अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से व्यापक हुआ है इस क्षेत्र में जो अधिकार है आधुनिक क्षेत्र में। नमस्कार दर्शकों, संविधान में जो अवधारणा है मूलभूत अधिकारों की, उसमें एक जो प्रमुख अधिकार है वो है राइट टू लिव। जी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसकी व्याख्या की राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो व्याख्याएं, अधिकार के क्षेत्र व्याख्याओं से बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकताएं तो हैं ही, वो अनादि से चली आ रही हैं, लेकिन अब इनका विस्तार हो रहा है। दूरसंचार, टेलीकॉम जी। आज की परिस्थितियों में अब ये मूलभूत आवश्यकता हो गई है। बिल्कुल। और ये सबके पास उपलब्ध होनी चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूं कि 90% लोगों के पास दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं किसी न किसी प्रकार में। जैसे मोबाइल हो सकता है, लैंडलाइन हो सकता है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, किसी न किसी तरीके से सबके पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी दूर दराज के गांव के क्षेत्र बचे हुए हैं जहां पे हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, तो वहां तक पहुंचाने के लिए भी वर्तमान सरकार कृत संकल्प है जी। और बहुत शीघ्र हम एक एक गांव, दूरस्थ गांव तक पहुंचाएंगे। क्या बात है, यानी कि सभी को 90% लोगों के पास तो ये सुविधा पहुंच ही गई है, लेकिन जो 10% लोग बचे हैं उन तक भी इस सुविधा को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही प्रत्यय है कि जो प्रतिशत है वो 100% हो जाए और हर व्यक्ति के पास ये सुविधा पहुंच जाए। सर, जब भी किसी तरह की चीज़ बढ़ती है उसके दो तरह के पहलू होते हैं, एक अच्छे और बुरे। लेकिन इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। स्वागत है नंद स्वरूप जी आपका, क्या प्रश्न है? हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो सर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आज के समय में जब हम देखते हैं तो सुविधाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन उसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है जी। तो किस प्रकार के खतरे बढ़ रहे हैं और कैसे हमें उनसे बचना चाहिए? ठीक है, हम लोग बचपन में एक लेख लिखा करते थे, पढ़ा करते थे कि विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। बिल्कुल। तो जब तक विज्ञान विज्ञान और तकनीक जी हमारे लिए सहायक है वहां तक इस्तेमाल करें। जहां एडिक्शन होने लग जाता है तो फिर वो स्वास्थ्य पर विपरीत असर करता है, जीवन के ढंग पर विपरीत असर करता है, आपकी शांति भी भंग करता है। बिल्कुल। तो उस तरह से फिर वो अभिशाप होने लग जाता है। तो सम्यक उपयोग, किसी भी सुख सुविधा का सम्यक उपयोग जब हम करते हैं तब वो हमें वरदान के रूप में ही उपलब्ध रहता है। बिल्कुल। तो हमें किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमें किसी चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ हमें मिल रही है, तो हमें उसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए ताकि वो हमारा सहायक बने। आइए बात करते हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी से। उनका कनेक्शन जुड़ गया है हमसे दोबारा। स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है नंद स्वरूप जी? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा उत्तर प्रदेश से। BSNL मोबाइल से ये फायदा हम लोग चिट्ठी डालते थे, उसे पट गए और हम सीधे मोबाइल से बात करते हुए समस्या एक ये पैदा हो गई है कि जो BSNL के माध्यम से केबल डाले गए थे, रोड का शहरीकरण हुआ, कहीं पर नालियां बनी, केबल कट गए, वो फोन सेट हो गए, तो उनकी बहाली किस प्रकार से। दूसरी चीज जो हमको प्राइवेट लोग सुविधा देते हैं, उनसे अच्छी BSNL को सुविधा देना चाहिए। तो BSNL के लोगों पर ज्यादा विश्वास है। जी नंद किशोर जी, अच्छा सवाल आपने पूछा है। और ये एक अनवरत विकास की अनवरत प्रक्रिया है। सड़कों का विकास भी होता है, घर भी बनते हैं, पुल भी बनते हैं और दूरसंचार की केबलें भी डाली जाती रहती हैं। तो ये निरंतर चलता रहता है और BSNL पूरी तरह से कृत संकल्प है सेवाओं को बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए और उच्च गुणवत्ता की सेवा देने के लिए। कुछ परेशानियां हैं, कुछ बंधन है, कुछ सीमाएं हैं, उनको भी पार करते हुए हम बेहतर से बेहतर सेवा
प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प हैं। बिल्कुल नंद स्वरूप जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिला होगा। सर, नंद स्वरूप जी के प्रश्न से ही अगला प्रश्न भी निकलता है कि हर व्यक्ति की बीएसएनएल से एक अपेक्षा रहती है जी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कई जगह पे देखा गया है कि कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। लेकिन जब हम किसी अच्छे कार्य की तरफ जाते हैं तो कई सारी कठिनाइयां भी बीच में बिल्कुल, आती हैं। बिल्कुल, तो आप हमें बताइए कि किस तरह की अपेक्षा की जाती है बीएसएनएल से, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसपे लोग विश्वास करते हैं और पूर्णतः विश्वास है। देखिए, सन 2000 के पहले एक दूरसंचार विभाग था भारत सरकार का जो दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराता था और जिसे हम दूरभाष भी कहते हैं जी। पर सन 1994-95 में जब उदारीकरण हुआ और सेवाओं का विस्तार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो चूंकि भारत सरकार के पास इतना कैपिटल नहीं होता है जी। कि वो नई सेवाएं, और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इक्विपमेंट भी हमें विदेश से लेने पड़ते थे, तो सरकार ने उसको ओपन अप किया जी। और विदेशी कंपनियां दूरसंचार के क्षेत्र में, देश की अन्य कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां आना शुरू हुई। अब उसके बाद वर्ष 2000 तक आते आते निजी कंपनियों ने काफी ग्रोथ की जी। लेकिन उनको लगा कि दूरसंचार विभाग काफी टफ कंपटीशन दे रहा है, तो एक मांग उठी कि नहीं, ये इसको कंपनी बनाया जाना चाहिए। तो बीएसएनएल कंपनी का निर्माण हुआ और हुआ यूं कि बीएसएनएल नाम की एक कंपनी बनाई गई और दूरसंचार विभाग का जो सेवा देने वाला कार्य था वो सारा का सारा उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया और साथ में एम्प्लॉयज भी एज इज वेयर एज बेसिस पे ट्रांसफर कर दिए गए, तो बीएसएनएल बन गया। शुरू में बीएसएनएल को किंग बीएसएनएल कहा जाता था क्योंकि हमारी उपस्थिति सारे देश में है, गांव-गांव तक है। वो उपस्थिति किसी प्राइवेट ऑपरेटर की नहीं है, जो हमारी उपस्थिति है, जो हमारा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा है जी। पर हुआ यूं कि धीरे धीरे चूंकि एक कंपनी बनी जी। और टैरिफ पे रेगुलेशन हो गया, एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी तो टैरिफ पे रेगुलेशन हुआ, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए, बीएसएनएल घाटे में जाने लगा, तो उसके कारण से जो नई सेवाओं का विकास है वो करने में विलंब हो रहा है। हालांकि वर्तमान सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बीएसएनएल को सपोर्ट किया है नई सेवाएं आगे बढ़ाने में, लेके आने में। अभी बहुत हाल ही में जुलाई के महीने में भारत सरकार ने 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल को दिया है जी। और उसके माध्यम से हम 4G की टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक ले जाएंगे। बिल्कुल सर, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। प्रदीप साहू जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कॉल पे। स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है प्रदीप जी? हेलो प्रदीप जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी सर, आपने कहा कि जिस तरह से भारत सरकार ने पूरी तरह से मदद की है और 4G की क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है बीएसएनएल, तो हम चाहेंगे कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे किन सुविधाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसकी जानकारी दें। जी, सुविधाएं तो जो टेक्नोलॉजीज हैं 2G, 3G, 4G, 5G, तो 4G सुविधाएं ऑलरेडी हमारे देश के बहुत सारे उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 4G तक पहुंच गई हैं। बीएसएनएल के पास चूंकि 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए कैपिटल उपलब्ध नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो लोन बेसिस पे बीएसएनएल को दे दिया है और अब गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है कि 4G की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप हो, क्या बात, और उसको बीएसएनएल डिप्लॉय करे। तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत में 25,000 गांव ऐसे हैं जहां अभी भी कोई नेटवर्क नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है, वो बीएसएनएल प्रोवाइड करेगा और सीधे 4G पर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रदीप जी का नेटवर्क फिर से आ गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी बात उनसे हो जाएगी। स्वागत है प्रदीप जी, आपका क्या प्रश्न है? जी मैं ऋषि मोहन श्रीवास्तव बोल रहा था ग्वालियर से। जी ऋषि मोहन जी, स्वागत है। जी प्रदीप जी से आपकी बात नहीं हो पाएगी। जी जी जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले बीएसएनएल के फोन हुआ करते थे, पूरे सब जगह उन्हीं की धूम थी। बिल्कुल। और आज मतलब जो तमाम तरह के जो फोन आ गए हैं, मोबाइल वगैरह, इनमें क्या अंतर है
और ये क्या स्थिति ऐसी बनेगी कि एक बार फिर फोन का क्रेज हो जाए? फोन होना एक बड़ा क्रेज का विषय माना जाता था जी। आप किसी बहुत कम घरों में या संस्थानों में फोन दिखाई देते हैं, तो इसका क्या कारण है? जय, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। हमने भी देखा था कि जी। जब वो समय था, मोबाइल फोन्स नए नए आए थे तो बहुत क्रेज था और सभी के पास बीएसएनएल के जी, फोन्स जी। हुआ करते थे। जी। तो कैसे उसका क्रेज दोबारा लाया जाए कि सबके पास दोबारा से बीएसएनएल की ही सुविधा हो? हम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और बीएसएनएल की सर्विसेज को स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज, मतलब आज की तारीख में जो बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और कुछ सीमाएं एक पब्लिक सेक्टर के तौर पे होती हैं कंपनियों की, उन सीमाओं के भीतर हमें काम करना होता है और कई बार फंड्स का भी क्राइसिस होता है। तो पिछले 4-5 सालों से हम ये फेस कर रहे थे। जी। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने हमको 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया है जी। और वो रिवाइवल के लिए पैकेज है। तो वो समय दूर नहीं है जब हम पुनः भारत की नंबर 1 दूरसंचार प्रदाता कंपनी बनेंगे। क्या बात है। तो इसके लिए शुभकामनाएं भी हैं और सभी का भरोसा भी है बीएसएनएल पर। तो भाई ये भरोसा तभी होता है जब भगवान का साथ हमारे साथ होता है। और स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना स्वाति जी से भी एक गणेश वंदना या गणेश भजन जो इस वक्त आपके मन में हो, आप हमें जरूर सुनाएं। बिल्कुल। पंडित नंदकिशोर शर्मा जी का लिखा हुआ ये भजन है गणपति जी के ऊपर, जो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। बिल्कुल। जय गणपति जय जय जगवंदन, 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 जय गणपति जय जय जगवंदन। कृपा करो कृपा करो हे गौरी नंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन। सिद्ध होते सब काज जगत के, सिद्ध होते सब काज जगत के, सिद्ध होते सब काज जगत के, जपत निरंतर मुनि मन रंजन, जय गणपति जय जय जगवंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन। कर त्रिशूल परशु विराजे, कर त्रिशूल परशु विराजे, कर त्रिशूल परशु विराजे, चतुर्भुजा माथे पर चंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन। प्रथम पूज वेदों ने माना, प्रथम पूज वेदों ने माना, दीन शरण में
जय गणपति जय जय जगवंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन, जय गणपति जय जय जगवंदन, जय जगवंदन, जय जगवंदन। क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पर्यूषण भी चल रहे हैं और जी। हम सभी जानते हैं कि 10 दिन के ये बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं पर्यूषण। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया मोनिका जी। ये जो समय है जब गणेश जी विराजते हैं, जी तो सभी लगभग सब भारत के सभी धर्मों के लोग हाँ हाँ उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल। भगवान गणेश आए हैं और उस उत्सव में जैन धर्म में साधना का पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल उत्सव के साथ साथ साधना। जी तो ये समय है जहाँ 10 दिनों के लिए 10 लक्षण धर्म कहते हैं, और वो प्रारंभ होता है उत्तम क्षमा से। क्षमा, मार्दव, आर्जव, इनके सबके भिन्न भिन्न तरीके हैं। जी और उन दिनों हम व्रत उपवास रहते हैं, जी ध्यान पूजा में समय बिताते हैं, जी ईश्वर की आराधना करते हैं जी और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पर्व हमें आते हैं, ये थोड़े दिनों के लिए हमें सांसारिक ऊहापोह से, सांसारिक भागदौड़ से विराम देते हैं, और इस विश्राम में आप अपनी ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करते हैं। बिल्कुल तो एक तरह का ये रिवाइवल टाइम होता है। बिल्कुल सही। दूसरा, इन 10 दिनों में जो व्रत उपवास हम करते हैं वो आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन दिनों पाचन क्षमता थोड़ी कम हो जाती है बारिश होने की वजह से, तो एक बार भोजन करते हैं, या बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं, उपवास पूरा करते हैं और पूरा समय भगवान की आराधना में बिताते हैं। जी तो ये साधना का पर्व है। बिल्कुल पर्यूषण पर्व यानी साधना का पर्व है, बिल्कुल और सही सभी कहा के लिए आपने। है। सभी के लिए साधना का पर्व है और हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने सभी त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसमें एक खास बात होती है, वो होती है उपवास की बात। सभी लोग उपवास करते हैं। उपवास यानी ऊपर जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, उनके साथ वास करना। बहुत लेकिन अच्छा। एक और खास बात ये भी है कि हम अपने शरीर में जो हमारा भोजन है उस पर नियंत्रण करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे शरीर के लिए पोषण कितना आवश्यक है, इस विषय पर हम बात करते हैं। क्या आप जानते हैं? सच में क्या आप जानते हैं? जी हाँ, हमारा सेगमेंट भी यही है कि क्या आप जानते हैं। इस सेगमेंट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि सितंबर का जो माह है उसमें बहुत महत्वपूर्ण माह माना गया है इसे, क्योंकि इसे पोषण माह बताया गया है भारत सरकार ने। और भोजन में क्या शामिल करना ज़रूरी है इस बारे में बताया गया है। अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें दैनिक तौर पर प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, खनिज लवण और एंटीऑक्सीडेंट्स की संतुलन मात्रा शामिल करें। अपने भोजन में उन चीज़ों को शामिल करें जिनमें आपको पोषण देने वाली तमाम चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलें। जैसा कि कहा जाता है कि हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, हमें विटामिन सी, विटामिन ए, अलग अलग जो कैलोरीज का इंटेक हम करते हैं वो सही तरीके से करना चाहिए। यदि हम वेट लूज़ कर रहे हैं तो हमें किस तरह से कैलोरी का इंटेक करना चाहिए, यदि हम वेट गेन कर रहे हैं तो हमारा कैलोरी इंटेक क्या होना चाहिए। एक पूरा मैं बताना चाहूँगी आपको, एक पूरी तरीके की डाइट रहती है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन पोषण माह जो हम मना रहे हैं वो इसलिए खास तौर पर मना रहे हैं, जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उनके लिए जो 1000 दिन रहते हैं वो बेहद खास रहते हैं, उनके लिए भी और उनके शिशुओं के लिए भी। इसीलिए जो 1000 दिन है उसमें किस तरह से एक महिला को अपने पोषण का ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, ताकि जब शिशु का जन्म हो तो वो पूरी तरीके से पोषित हो और उसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। कहते हैं कि 1000 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि शुरुआती 6 महीने में तो बच्चा सिर्फ स्तनपान करता है, और उसके बाद जब उसका आहार शुरू होता है 6 महीने के बाद, तो स्तनपान के साथ साथ वो बाहर का दूध भी लेता है, और साथ ही साथ जो दालें रहती हैं, खिचड़ी रहती है और दाल का पानी रहता है, इस तरह का भोजन शिशु करना आरंभ कर देता है। महिला के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है कि वो सही पोषण ले, ताकि जब वो स्तनपान कराए तो शिशु के अंदर जो खान पान जा रहा है वो सही तरीके का हो। तो पोषण बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन पोषण सिर्फ महिलाओं और शिशुओं के लिए ही नहीं, बुजुर्गों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। उन्हें किस तरह से भोजन करना चाहिए, किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। 30 की उम्र के बाद वुमेन्स के अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो होने लगती है, तो किस तरह
तरह से कैल्शियम वाली चीज़ उन्हें ज़्यादा लेनी चाहिए, इस बात का खासा ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों की बात करते करते कहीं ना कहीं पुरुष पीछे रह जाते हैं, तो हम सोचते हैं तो क्या पुरुषों के लिए पोषण आवश्यक नहीं होता? भाई पुरुषों के लिए भी पोषण बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ आजकल तो सभी वर्किंग है, वुमेन्स भी हैं, मेंस भी हैं, सभी लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन एक पुरुष के ऊपर जो दारोमदार रहता है वो अलग किस्म का रहता है। तो इसीलिए जब एक पुरुष भी अच्छी तरह की डाइट लेगा तभी तो वो अपने घर का, परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाएगा। इसलिए सभी को अपनी दिनचर्या का खासा ख्याल रखना चाहिए। सुबह नियमित समय पर उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सही समय पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना चाहिए। जो टी टाइम है उसमें भी ऐसे स्नैक्स लेना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हों, जैसे भुने हुए चने आप ले सकते हैं, थोड़ी सी मूंगफली ले सकते हैं, नट्स का सेवन आप कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालों को हमें शामिल करना चाहिए ताकि भरपूर पोषण हमें मिले और हम स्वस्थ रहे, क्योंकि सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया। तो भाई क्या आप जानते हैं, मैं हमने आज आपको बताया कि सितंबर माह जो है वो बेहद खास हो जाता है पोषण के तौर पर, क्योंकि इसमें हम सभी का यही दायित्व बनता है कि अपनी सेहत के बारे में जाने, समझें, और यदि आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटीय आशा बहनों से बात कर सकते हैं और HNM बहन जी हैं उनसे बात कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस चलते हैं अपने आज के विषय पर। आज हम बात कर रहे हैं BSNL के बारे में, साथ ही साथ किस तरह से BSNL दूरसंचार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है और कैसे हम उनकी अलग अलग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। पवन कुमार जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने प्रबंधन की भी अभी बात की है, तो जब किसी तरह की आपदा आती है तो उस समय दूरसंचार किस तरह से सहायक होता है? देखिए, दूरसंचार तो सहायक होता ही है, क्योंकि आपदा में सुविधाएं पहुंचना, भोजन सामग्री पहुंचना और उस प्रबंधन के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक संचार व्यवस्था नहीं होगी, तो आपदा प्रबंधन में सबसे पहले संचार व्यवस्था की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो लोग बाढ़ में फंस गए हैं, जो लोग कहीं पे जहाँ विध्वंस हो गया है, जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए है, जिनको पोषण की सामग्री चाहिए है, वो सारी व्यवस्था करने के लिए संचार तो सबसे पहले। बिल्कुल। तो जब इस तरह का आपदाएं आती हैं तो सबसे पहले BSNL ही उस आपदा प्रबंधन में सहयोगी होता है, दूरसंचार की व्यवस्थाएं खड़ी करता है और सबसे पहले BSNL ही वहां पहुंचता है और उसके बाद से जो है आपदा प्रबंधन प्रारंभ हो पाता है। जी, जी। तो आपदा प्रबंधन में BSNL का रोल है। एक इसको ऐसे समझिए कि BSNL जो है दूरसंचार प्रदाता कंपनी है और ये भारत सरकार की कंपनी है। जी। तो जहां भी आवश्यकता है, जहां और कोई नहीं जाता, वहां BSNL खड़ा रहता है। बिल्कुल, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उस तरीके का काम जी, करता है BSNL। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज के समय में दूर संचार एक, जैसे रोटी कपड़ा और मकान का जिक्र सर ने किया था, बेहद ज़रूरी है, वैसे ही दूर संचार भी बेहद ज़रूरी है। और टोल फ्री नंबर भी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए BSNL की सेवाओं से संबंधित तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और BSNL की वेबसाइट भी है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं, आज एक हर व्यक्ति की ज़रूरत हो गई है दूर संचार। हम देखते हैं कि इंटरनेट इतना व्यापक हो गया है कि आज काम भी लोगों के इंटरनेट के जरिए हो रहे हैं और उस क्षेत्र में भी BSNL ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और घर घर तक ये जो सुविधा है ये पहुंची है, ब्रॉडबैंड की जो सुविधा हम कहते हैं। तो सर, ये किस तरह से पहुंची है, किस तरह से योगदान दिया है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर घर में आज वाईफाई की सुविधा है, हर ऑफिस में आज वाईफाई लगा हुआ है और हर व्यक्ति के मोबाइल में कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं, अगर डेटा की बात करते हैं तो फोन का जो सिम के अंदर डेटा अवेलेबल रहता है उससे ज्यादा वाईफाई है, क्योंकि वो अच्छा चलता है, उसकी स्पीड अच्छी रहती है। तो आप उस बारे में हमें जानकारी दें। जी। देखिए, क्या है, मोबाइल का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सीमा होती है जी, क्योंकि पूरी तरह वायरलेस होता है। लेकिन जो वायरलाइन जी इंटरनेट सेवा होती है, जिसे हम पहले कॉपर पे ले जाते थे, आजकल ऑप्टिकल फाइबर पे ले जाते हैं, उसमें असीमित बैंडविड्थ हो सकती है, तो स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। जी। तो जब भी आपको बड़ा काम करना है इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, तो उसके लिए हाई स्पीड बैंडविड्थ की, हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और हाई स्पीड इंटरनेट
प्रदान करने के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इस्तेमाल किया। जी। सबसे पहले भारत में बीएसएनएल ने ही शुरू किया था, और इनफैक्ट बीएसएनएल क्या कहें, दूरसंचार विभाग ने शुरू किया था, जी। और अब तो सभी कंपनियां कर इस्तेमाल रही करती हैं। जी, तो इसके विस्तार में सभी का योगदान है, बिल्कुल। क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है सर्विस सेक्टर में, तो उसके लिए प्राइवेट कंपनियों को बुलाया गया है, और प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। वो भी सभी सेक्टर्स में, खासतौर पर दूरसंचार के विभाग में के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। जी। बीएसएनएल को जो खास काम मिला है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना है। जी। उसके लिए भारत सरकार ने एक बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स लिमिटेड करके एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई थी, जी। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल था। हाँ हाँ। इसका काम ही यही था कि ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर ले जाना है। जी। तो अभी मध्य प्रदेश में जैसे करीब 25,000 गांव हैं, तो 18,000 गांव में पहुंच चुका है। जी, क्या बात। अब वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बीएसएनएल को ये जिम्मेदारी दी गई है। जी। तो बीएसएनएल उस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रहा है, और हर पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा, और पंचायत के आसपास जितने सरकारी संस्थान हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट लेना चाहेंगे उनको भी हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता है। तो ये जो स्पीड की लिमिटेशन है मोबाइल के ऊपर, इसको ये वायर लाइन या एफटीएच कहते हैं, फाइबर टू द होम, ओके। FTTH। तो ये घर तक फाइबर आपके पहुंच गया। बिल्कुल, यानी कि घर तक फाइबर किस तरह से पहुंच रहा है। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि काश ऐसा हो जाए कि हम हमारे किसी नज़दीकी से फ़ोन पे बात कर सकें, और घर घर फ़ोन हो जाए, ऐसी कल्पना की जाती थी। आज घर घर फ़ोन हो गए हैं। हम ये देखते हैं कि पहले चिट्ठियां लिखा करते थे, वो समय भी था, फिर फ़ोन से आए, आपस में अच्छे से बातचीत होने लगी है, वीडियो कॉल के ज़रिए बातचीत हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कहते हैं ना, वो एक सेंटेंस आता है हर जगह पे, दिल मांगे मोर। तो अब क्या आगे होने वाला है, भविष्य में क्या होगा, किन क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और क्या कल्पना की जा रही है भविष्य ये में? देखिए, जो टेलीकॉम का डेवलपमेंट है वो बहुत अद्भुत डेवलपमेंट है। जी। साइंस के सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन तकनीक में जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो दूरसंचार के क्षेत्र में। देखिए, आपने कहा चिट्ठियां थी, पोस्ट ऑफिस था, उसके बाद फिर टेलीफोन आया। टेलीफोन खास लोगों के पास रहता था, वो भी बड़ा सा इतना डब्बा है, बड़ी मुश्किल से बात होती थी। फिर जो है STD आया, फिर इंटरनेशनल कॉल्स ISD आया, अब जो है मोबाइल आ गया। हर व्यक्ति के पास फोन अवेलेबल है। हर व्यक्ति के पास आज की तारीख में फोन, और कईयों के पास तो 2-2, 3-3 सिम उपलब्ध हैं। बिल्कुल। काम के लिए अलग है, पर्सनल के लिए अलग है। जी। तो इतना अधिक विस्तार हो गया है। और जो आपने कहा दिल मांगे मोर, तो ये क्रमशः दूरसंचार सुविधाओं का विकास है। मोबाइल में 2G टेक्नोलॉजी थी, तो केवल बातचीत कर पाते थे, टेक्स्ट कर पाते थे, SMS वगैरह कर पाते थे। फिर 3G टेक्नोलॉजी आई, तो हम उस पे जो है फोटो भेजने लगे, टेम्पलेट्स भेजने लगे। 4G टेक्नोलॉजी है, तो वही चीज़ वीडियोस हाई स्पीड में जाने लगे। आप देखिएगा फ़र्क, 3G में भेजने में थोड़ा स्पीड कम मिलती है, 4G में तो क्विक, बिल्कुल तुरंत, इंस्टैंटेनियस अंग्रेजी में शब्द है, तुरंत पहुंचता है। और 5G इसका भी विस्तार है, इतना हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलेगा मोबाइल के ऊपर भी। जो मैं आपसे लिमिटेशन कह रहा था कि वायरलेस की, मोबाइल की और वायरलाइन की जो इंटरनेट स्पीड है, इसमें फर्क है जी। पर 5G जो है इसको लगभग नेग्लिजिबल कर देगा। क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे कि आपने बताया कि फोटोज भी जब हम देखते हैं तो 4G में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, वॉइस मैसेजेस हम पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। आजकल तो बिजनेसेस भी, जैसे कि सर ने बताया कि दो सिम लगते हैं, लोग वह काम के लिए अलग, पर्सनल नंबर अलग रखते हैं। तो लोगों के काम भी इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं आजकल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइट नहीं है तो ये दुख नहीं होता है कि रोशनी नहीं है, ये दुख होता है कि मोबाइल नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं है, तो फोन कैसे चला पाएंगे। आप देखिए, इतनी अनिवार्यता हो गई है जी दूरसंचार की और मोबाइल की कि कहीं पर अगर सिग्नल नहीं है, एक सिम नहीं काम कर रही है तो दूसरी सिम काम करती है। जी जी। BSNL काम नहीं कर पा रहा है तो जियो काम कर रहा है, जियो काम नहीं कर रहा है तो BSNL काम कर रहा है। जी जी जी। तो इस तरह से लोग 2-2 सिम अब रखने लगे हैं, 2-2 सेवाएं रखने लगे हैं। हालांकि
बीएसएल अभी भी लगभग सर्वत्र उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर्वत्र उपलब्ध है और हर जगह पहुंचेगा भी, क्योंकि सर ने जैसे कि हमें बताया 25,000 गाँव का लक्ष्य है और उसमें 18,000 जो है वहां तक पहुंच चुका है, वो भी अवश्य ही पहुंचेगा यदि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और वो हमें अच्छी बुद्धि दे ताकि हम सही क्षेत्र में आगे बढ़ें और काम कर सकें। इसके लिए ईश्वर को ध्यान करना तो बेहद आवश्यक हो ही जाता है। तो स्वाति जी के पास चलते हैं दोबारा से, और स्वाति जी आपसे निवेदन करते हैं कि कोई भजन यदि आप इस वक्त हमें सुनाए। जी बिल्कुल, क्योंकि गणेश जी का ही समय चल रहा है, सारे 10 दिन जो हैं वो उन्हीं के हैं, तो हम उन्हीं का ही भजन लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं सुनाती हूँ गणेश जी का भजन। बिल्कुल आप सुनाएं। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर रूप निराला, है मूषक वाहन तेरा, तू ही जग का रखवाला, तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में, तू पालक सिद्धि विनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया, मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया, तेरी महिमा तू ही जाने, शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत इतना सुंदर। अच्छा गाया जब भी आपने। बिल्कुल सही कहा पवन जी आपने। और जब भी हम भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं, आप देखिए कि जब भी उनकी छवि के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो पूरा संसार कहीं ना कहीं नज़र आता है और यही लगता है कि वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। उनकी बातों में हमेशा ही हमें जिक्र मिलता है, उनकी जो बाल कथाएं जब हम सुनते हैं, जो नटखटता हम देखते हैं, उससे हमें यही जानने को समझने को मिलता है कि हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ देखना चाहिए, हमारा विजन होना चाहिए, हमारी सोचने की, सीखने की, समझने की जो शक्ति है उसे पहचानना चाहिए। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं। शिक्षा की भी आज शुरुआत हुई थी कार्यक्रम से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विचार से हमने की थी। और आज बीएसएनएल के क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो किस तरह से विस्तार होता जा रहा है पूरी दुनिया में। तो क्या हम ऐसा भी पा सकेंगे कभी कि हमारी स्वदेशी तकनीकें होंगी और हमें बाहर से इस तरह की चीज़ें
चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी, संचार का जो माध्यम है वो पूरा जो है हम भारत में ही बना पाएंगे। और कभी ऐसा दिन भी आएगा जब हम कहेंगे कि हम ये जो सेवाएं हैं ये बाहर से ले नहीं रहे, इनफैक्ट लोग हमसे टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। तो क्या ये भी चीज़ें पॉसिबल होंगी आगे चलकर? जी बिल्कुल, मोनिका जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और मैं अपने सभी दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि भारत बहुत तेजी से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की दिशा में बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन रखा है भारत के सामने, और जिस पे वो काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जी। और उसके लिए उन्होंने इतनी सहूलियतें स्टार्टअप्स को दी हैं, अद्भुत काम हो रहा और इतना रिसर्च हो रहा। देखिए एग्जाम्पल दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो एंटीवायरस जी डेवलप किया और जो वैक्सीन डेवलप की, जी, और सारी दुनिया को हमने दी। बिल्कुल सही कहा। कोरोना काल में जो काम इस देश में हुआ है, जहाँ सारी दुनिया असहाय, निस्सहाय, निरुपाय होकर पड़ी हुई थी, उस वक्त हमारे उस पास वक्त हमने ये कोविशील्ड और किया। कोवैक्सीन यस, थी। जी। उस वक्त हमारे पास 2-2, 3-3 वैक्सीन अवेलेबल थी, और हम सारी दुनिया को दे रहे थे। बिल्कुल। इससे ज्यादा इंडिजिनस रिसर्चेज और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो वही चीज टेलीकॉम के सेक्टर में आप देखिए कि अभी ये जो विजन है, जो 1,64,000 करोड़ का पैकेज बीएसएनएल को सर, आप ये रिवाइवल जो के लिए दिया है। विजन की बात कर रही हैं, इस पैकेज की हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। जी 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 मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी प्रदीप हेलो, जी। जी आवाज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना प्रश्न पूछें। हाँ, सबसे पहले आप सभी को गणेश उत्सव और डोल 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपका प्रश्न पवन जी पूछिए। से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ जी। कि आज बीएसएनएल यूजर्स की संख्या क्यों घटती जा रही है? जी प्रदीप जी, मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं दूरसंचार पर, जो हमारी डिपेंडेंस है मोबाइल पर, जो हमारे पास हमारी डिपेंडेंस है, वो क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। हर व्यक्ति 2 या 2 से अधिक सिम रख रहा है, और आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो पहली तो चीज ये है कि बीएसएनएल 100% लोगों को प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है। उसके लिए हम तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारा विस्तार होगा। दूसरा क्या होता है, कस्टमर के पास एक चॉइस है, और वो चॉइस ये है कि जिसकी सेवाएं उसको अच्छी लगे, उसकी लोकेलिटी में जिसकी सेवाएं उसको अच्छी मिले, उनसे वो सेवाएं ले सके। पहले केवल एक कंपनी थी तो उन्हीं से लेते थे, अब बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। मध्य प्रदेश में ही कई सारी कंपनियां हैं। तो उपभोक्ता को ये स्वतंत्रता है कि सेवा किससे लेनी है, और जिसकी सेवा उसे अच्छी लग रही है वो उससे लेता है। इसलिए हमारा परसेंटेज बीएसएनएल का थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे साथ बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं हमारे पास, तो वो हमारी चॉइस रहती है कि आज हमें कौन सा कपड़ा पहनना है। ऐसे ही बहुत सारी सुविधाएं जब होती हैं तो ये हमारी चॉइस रहती है कि हम कौन सा नेटवर्क ले सकते हैं, लेकिन हर दिन की अपनी अलग महत्वता होती है। ऐसे ही बीएसएनएल का भी दिन वापस जल्द ही लौटने वाला है, और सभी लोगों के पास बीएसएनएल की सुविधाएं होंगी, और हम फख्र से कहेंगे कि हम हमारे भारत देश का जो दूरसंचार है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सबसे बेहतर है। और उस क्षेत्र में सर हमें बता भी रहे थे किस तरह से पैकेज मिला है और किस तरह के पैकेज के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे का जो विजन है पैकेज के साथ साथ पूरा एक विजन है जी, और डायरेक्शन है जी, ऐसा नहीं कि केवल पैकेज दे दिया भाई तुम करो, तुम्हें कैसे करना है, बता दिया गया है ऐसे करना है। जी जी, बिल्कुल, एक पूरा विजन मिल चुका है, मार्गदर्शन मिल चुका है कि कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से लोगों के घरों में जाना है और दिलों में दोबारा से उस जगह को स्थापित करना है। सर, स्वदेशी की बात हो रही है, हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति के पास पहुंचे, तो शहरों में तो ये सुविधा पहुंच ही चुकी है, गांव तक ये सुविधा पहुंच रही है, लेकिन कल हम कहीं हम देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज जो है वहां तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। तो उसका क्या कारण माना गया है? पहला लक्ष्य तो ये था, जो डिजिटल इंडिया मिशन था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जी, उसके तहत हर गांव तक जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना है। तो उसकी दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हम मध्य प्रदेश के 25,000 करीब ग्राम पंचायतें जो हैं उसमें से 18,000 तक पहुंच ही चुके हैं, और बाकी में थोड़ा सा बाकी है। तो वो भी बहुत शीघ्र
1 साल के अंदर हम कर लेंगे। अब उस गांव के बियॉन्ड, ग्राम पंचायत के बियॉन्ड, पहले ग्राम पंचायत को कवर कर लिया, उसके बियॉन्ड भी हमें जाना है। और ये केवल एक ही दिशा में नहीं हो रहा, ये ऑप्टिकल फाइबर के साथ हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने की दिशा में भी हो रहा है और उसके साथ साथ मोबाइल प्रोवाइड करने की दिशा में हो रहा है। जी। मध्य प्रदेश में करीब करीब 3200 गांव ऐसे हैं जहां किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज नहीं है। अच्छा। न मोबाइल है और न वायरलाइन तो है ही नहीं। जी जी जी। उनमें एक निर्देश हमें बीएसएनएल को मिला है जो हमें करना है इस पैकेज के साथ साथ कि उन सभी गांवों में सीधे इंडिजिनस 4G टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी है। क्या बात है। तो वहां 2G 3G नहीं, सीधे 4G सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। जी जी। और इस तरह से हम वहां तक पहुंच जाएंगे और उसके साथ साथ जो फर्दर जो और ट्राइबल एरियाज हैं वहां हम धीरे धीरे पहुंचते जाएंगे। पर मेरा मानना है कि 1 साल के भीतर कोई गांव, कोई जगह, कोई नूक एंड कॉर्नर देश का नहीं बचेगा जहां बीएसएनएल की सर्विसेज नहीं होंगी। क्या बात है। तो भाई हम बीएसएनएल की सर्विसेज पहुंच ही जाएंगी। सर ने ये कहा है कि 1 साल का समय ज़रूर लगेगा, 1 साल या उससे थोड़ा बहुत अधिक समय, या हो सकता है उससे पूर्व में ही ये कार्य हो जाए, क्योंकि हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो चलता ही है समय, कोई एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते, लेकिन ये पहुंच जाएंगी सुविधाएं जल्द ही, ये निश्चित है और ये तय भी कर लिया है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि सर ने बहुत अच्छी कविताएँ भी लिखी हैं। तो सर अगर इस वक्त स्थितियों को देखते हुए कोई कविता इस वक्त आपके मन में हो, आपकी लिखी हुई, तो हम चाहेंगे कि वो आप हमें और हमारे दर्शकों को अवश्य ही सुनाएं। मैं आज जो गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है, इससे रिलेटेड एक कविता आपसे यहाँ सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये एक आध्यात्मिक पर्व है जी। जीवन को उमंग और उत्साह से जीना चाहिए, लेकिन साथ साथ साधना भी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, साधना का पर्व है जी। तो भगवान गणेश पुत्र हैं महाकाल के हैं जी। काल माने होता है समय जी। उस काल को भी नियंत्रित जो करते हैं वो महाकाल है। बिल्कुल। जो काल से परे हैं वो महाकाल है। तो मैंने कविता लिखी है कि हम समय के पार कैसे जाएंगे जी। जी। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस पर एक छोटी सी कविता है। मैं होना चाहता है आत्मनिर्भर शिशु भी, छोटा सा शिशु भी जल्दी से बड़ा होकर। क्या बात है। ये मानव की प्रथम आकांक्षा है। छोटे से बच्चा भी जल्दी से बड़ा होना चाहता है। होना चाहता है आत्मनिर्भर छोटा सा शिशु भी जल्दी से बड़ा होकर, ये मानव की प्रथम आकांक्षा है। सभी इच्छाओं से बड़ी है अन्न के नियंत्रण से मुक्ति की चाह। सभी इच्छाओं से बड़ी है अन्न के नियंत्रण से मुक्ति की चाह, फिर वह माँ का ही नियंत्रण क्यों ना हो। क्या बात है। फिर वह माँ का ही नियंत्रण क्यों ना हो। फैलता है आकांक्षाओं का मकड़जाल उम्र के साथ बहुगुणित होकर। फैलता है आकांक्षाओं का मकड़जाल उम्र के साथ बहुगुणित होकर, धन पद सौंदर्य यश और भी न जाने क्या क्या, किंतु अंतर्निहित है इन सभी चाहों में बेरोक टोक हवा और पानी की तरह आजाद हो जाने की चाह। क्या बात है। किंतु अंतर्निहित है इन सभी चाहों में बेरोक टोक हवा और पानी की तरह आजाद हो जाने की चाह, यानी कि मुक्ति प्रथम और अंतिम आकांक्षा है जी। यानी कि मुक्ति प्रथम और अंतिम आकांक्षा है। भगवान गणेश उस मुक्ति के प्रदाता है। क्या बात है। आगे, जन्म और मृत्यु के बीच डरकर भागते हुए आदमी के पीछे समय जैसे बुलडॉग। जन्म और मृत्यु के बीच डरकर भागते हुए आदमी के पीछे समय जैसे बुलडॉग। समय का आतंक अनादि अनंत त्रासदी है। समय का आतंक, हमेशा हम समय को लेकर तनाव में रहते हैं। समय का आतंक अनादि अनंत त्रासदी है। समय से आक्रांत है संपूर्ण मानव जाति। पशुओं को समय का पता नहीं। समय मानव की प्रथम और अंतिम परतंत्रता है। बिल्कुल। हम चाहते क्या है? मुक्ति। लेकिन प्रथम और अंतिम परतंत्रता समय है। अब देखिए कैसे हम समय से पार निकलेंगे। समय में सब घटता है, सब सृजन होता है, सब विकसित होता है और सब विलय होता है। क्या बात है। बिल्कुल सही। समय में सब घटता है, सब सृजन होता है, सब विकसित होता है और सब विलय होता है। समय की परिवर्तनशीलता से केवल समय ही बचा है। क्या बात है। समय की परिवर्तनशीलता से सिर्फ समय ही बचा केवल समय ही बचा है। तो क्या समय ही शाश्वत है? क्या यही ब्रह्म है? बिल्कुल।
ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या समय ही शाश्वत है? महाकाल, हाँ उनको तो हम शाश्वत कहते ही हैं, लेकिन वो महाकाल हैं। हाँ हाँ। यहां प्रश्न ये है, क्या ये काल ही ब्रह्म है? हम्म। मैंने कहने की कोशिश की है जी। कि ये प्रश्न का शास्त्रों में उत्तर नहीं मिलेगा, नहीं इसका मिलेगा। उत्तर अनुभूति से मिलेगा। वो अनुभूति की स्वयं बात में कहता खोजना हूं पड़ेगा। कि उतर जाए समय की नदी में। हाँ हाँ। अविरल समय की नदी बह रही है, उतर जाए समय की नदी में, किसी को जानने के लिए उसमें डूबना जरूरी है। क्या बात है, बहुत किसी खूब। को जानने के लिए उसमें बहुत डूबना खूब। जरूरी है। भूत की आकांक्षाओं के शवों और भविष्य के सपने के रंगों को डुबोकर वर्तमान के प्रवाह में। बहुत ही खूबसूरत सर आपने, क्योंकि समय की बात की और समय की कमी भी अब हमारे पास है कार्यक्रम में। बस और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय बेहद खास होता है हम सभी के जीवन के लिए, और आज इस समय में पूरे 1 घंटे के समय में हमने बहुत कुछ जाना, समझा, सीखा। आप दोनों का ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस स्टूडियो में आने के लिए। मैं और कविता इतनी- पूरी करूंगा। जी जी जी। उतर जाए समय की नदी में, किसी को जानने के लिए उसमें डूबना जरूरी है। भूत की आकांक्षाओं के शवों और भविष्य के सपनों के रंगों को डुबोकर वर्तमान के प्रवाह में फिर तोड़ते जाएं समय को, जैसे वैज्ञानिकों ने तोड़ा द्रव्य को, मैटर को। जी तोड़ते गए और जाना द्रव्य के पार द्रव्यहीन अतीन्द्रिय अस्तित्व। जी ठीक उसी तरह समय का परमाणु समयातीत का द्वार है। जी। ठीक उसी तरह समय का परमाणु समयातीत का द्वार है। इस द्वार के उस ओर है परम मुक्ति, द्रव्य, देह और समय के पार, वही है महाकाल। क्या बात है, वही है महाकाल। हमें पूरी उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सभी का धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।